हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सीबीएल। आप सबका स्वागत है अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में। तो चलिए देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स इस हफ्ते के। सबसे पहले हम बात करेंगे चाइनाज Tianwen-1 प्रोब सक्सेसफुली एंटर्स मार्स ऑर्बिट। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि फरवरी का महीना डेडिकेटेड है मार्स को, क्योंकि 3 प्रोब्स पहुंचने वाले हैं मार्स पर। पिछली बार हमने होप की बात की थी, आज हम बात करेंगे Tianwen-1 की। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे बेंगलुरु साइंटिस्ट डेवलप अ न्यू मैरीगोल्ड वैरायटी। एक नई गेंदे के फूल की वैरायटी डेवलप की गई है। अब इसकी खासियत क्या है, इस पर नजर डालेंगे। फिर आएंगे हम न्यू इबोला आउटब्रेक डिक्लेयर्ड इन गिनी ऑन 14 Feb 2021। 2016 में डिक्लेयर कर दिया गया कि इबोला वायरस आउटब्रेक को कंट्रोल कर लिया गया है, बट अब फिर से ये खतरा मंडराने लग गया है, तो इस पर नजर डालेंगे और इबोला के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देखेंगे। ठीक जी। फिर बात करेंगे टाइफैक सेलिब्रेट्स 34th फाउंडेशन डे, और इस फाउंडेशन डे पर क्या खास हुआ, और एंड में नजर डालेंगे एक छोटे से प्रीलिम फैक्ट पर जिसका नाम है विज्ञान ज्योति प्रोग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं। चाइना Tianwen-1 प्रोब सक्सेसफुली एंटर्स द मार्स ऑर्बिट। मार्स ऑर्बिट में एंटर होने वाला ये चाइना का Tianwen-1 पहला इंडिपेंडेंट प्रोब है, कंट्री का फर्स्ट इंडिपेंडेंट प्रोब। इससे पहले 2011 में भी प्रोब को पहुंचाने की कोशिश की गई थी विद द हेल्प ऑफ रशिया। को लॉन्च किया गया था रशिया के साथ, पर रशिया के साथ लॉन्च करने में ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, और अब जाकर सक्सेस मिली है, जहां पर Tianwen, जिसका मतलब है क्वेश्चंस टू हेवन, और ये नाम रखा गया एक बहुत पहले लिखी गई चाइनीज पोम पे। ठीक है जी। तो चाइनीज पोम के इस नाम पर Tianwen-1 नाम रखा गया, जो कि एक इंडिपेंडेंट चाइना का प्रोब है जो मार्स के ऑर्बिट में एंटर हो चुका है ऑन द लास्ट ऑफ वेडनेसडे। ठीक है जी। अब ये एंटर हो गया है। अब से 3 महीने बाद ट्राई किया जाएगी लैंडिंग की ऑफ अ 240 किलोग्राम रोअर। ठीक है जी। और इस रोअर के लैंड होते ही लैंडिंग होगी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ऑफ मार्स नोन एज यूटोपिया प्लेनिशिया। ये कुछ टर्म्स हैं जो एसोसिएटेड हैं। ठीक जी, आपके प्रीलिम फैक्ट्स में ये काम आएंगी। सो चाइनाज Tianwen कहाँ लैंड करेगा? अब से 3 महीने बाद लैंडिंग की जाएगी ऑफ द 240 किलोग्राम रोअर इनटू द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ऑफ मार्स नेम्ड यूटोपिया प्लेनिशिया। और एक बार वहां पर लैंडिंग सक्सेसफुल हो गई तो आने वाले 90 दिन तक ये वहीं रहेगा। इट विल स्टडी द सॉइल एंड उसके एटमॉस्फेयर को, मार्शियन एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा, ताकि कुछ साइंस मिल सके एंशिएंट लाइफ के। इट विल ऑल्सो स्टडी द सबसर्फेस वाटर एंड आइस यूजिंग अ ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार। ठीक जी। तो ये है चाइनाज Tianwen-1। और इससे पहले हमने बात की थी होप की, जो कि पहुंचा था 9 Feb को। और अभी होप विल नॉट मेक अ लैंडिंग, बट ये वेदर और एटमॉस्फेयर के ऊपर डाटा कलेक्ट करेगा। सो याद रखेंगे, Tianwen लैंडिंग ट्राई करेगा आफ्टर 3 months। ओके। और होप ने लैंडिंग नहीं ट्राई करनी, मार्स के ऑर्बिट में रह के वहीं के एटमॉस्फेयर के इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा। बात करते हैं तीसरे प्रोब की, जो कि होगा नासा का परसेवरेंस, और इससे बहुत सारी उम्मीदें हैं। जैसे ही ये 18 Feb को पहुंचेगा मार्स ऑर्बिट में, साथ ही ये लैंडिंग करेगा इनटू द डिप्रेशन नेम्ड एज जेज़ेरो क्रेटर। ठीक जी। तो याद रखिएगा तीनों प्रोब्स के बारे में, Tianwen, होप, एंड देन वील टॉक अबाउट दिस परसेवरेंस। ओके। अब हम चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ पर, विच इज बेंगलुरु साइंटिस्ट डेवलप अ न्यू मैरीगोल्ड वैरायटी। गेंदे के फूल के बारे में सबको पता है। अब ये खास वैरायटी क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है? ये वैरायटी है अर्कशुभा, जिसे डेवलप किया गया है हसरघाटा बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। अब कोई भी फूल
येलो या रेडिश कलर का हो तो उसके अंदर प्रेजेंट है कैरोटीन। अब कैरोटीन क्या है? कैरोटीन एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। जनरली अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल्स के अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट हैं, ठीक जी। और ये प्लास्टिड 3 तरह के हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। इसमें क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर, क्रोमो मीन्स कलर्ड पिगमेंट्स, और उनमें से एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट है कैरेटीन, जो कि फार्मास्यूटिकल वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कैसे, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब ये खास अर्कशुभा की खासियत क्या है? खासियत ये है कि इस वैरायटी में बाकी सब मैरीगोल्ड वैरायटी से कैरोटीन की मात्रा कहीं अधिक है, जो कि है 2.8%, और ये जो कि अब तक 1.4% मैक्सिमम मानी जाती थी, उससे ज़्यादा इस वैरायटी में डेवलप किया गया है। जनरली हम क्या करते हैं, जब कोई फूल खराब हो जाता है उससे वो कोई काम नहीं आता, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल है, खराब हो गया तो हो गया। अब इस वैरायटी से कैरोटीन को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, तो ना केवल ऑर्नामेंटल वैल्यू है, इस फूल की फार्मास्यूटिकल वैल्यू भी है। क्यों? क्योंकि कैरोटीन इज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। तो ये बहुत सारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इसका बहुत सारा यूज हो सकता है। अब तक कैरोटीन को हम इंपोर्ट कर रहे थे, अब इस वैरायटी बनने के बाद ये काम हम अपनी इस इंडिजिनस वैरायटी से अर्कशुभा, जो कि डेवलप की गई है बाय IIHR, इससे किया जा सकेगा। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि ऑर्नामेंटल वैल्यू तो है ही है, साथ में इसकी अब फार्मास्यूटिकल वैल्यू भी है। ठीक, जैसा मैंने बताया कैरोटीन को यूज़ किया जाता है, इट इज़ ऑल्सो प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, सो बहुत सारी मेडिसिन में इसका काम आएगा। एंड साथ ही साथ इट कैन बी यूज्ड इन द पोल्ट्री सेक्टर, जहां पर इसकी पेटल्स को यूज किया जा सकता है एज पोल्ट्री फीड टू गेट क्वालिटी योक। ठीक जी, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, डेवलप्ड बाय IIHR, द न्यू वैरायटी ऑफ मैरीगोल्ड कॉल्ड एज अर्कशुभा। ओके, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर, जहां हम बात करेंगे न्यू ईबोला आउटब्रेक डिक्लेयर्ड इन गिनी। ईबोला बहुत ही पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, 1976 से, बट 2016 में इसका आउटब्रेक को कंट्रोल कर लिया गया। अब दोबारा से 3 डेथ रिपोर्ट की गई हैं कॉन्गो में एंड गिनी में, और इसके बाद ये ईबोला का खतरा मंडराने लग पड़ा। सो ईबोला वायरस बेसिकली है क्या? ईबोला वायरस एक बहुत ही फेटल डेडली वायरस है, जिसके कारण डिजीज को कहा जाता है ईबोला हेमरेजिक फीवर। जनरल इसके सिम्टम्स फ्लू जैसे हैं, बट इसके साथ ही जब इसके सिम्टम्स बढ़ते हैं तो एक खास बात जो ये ईबोला वायरस करता है, इट डैमेजेस द इम्यून सिस्टम and causes the level of blood clotting cells to drop। यानी कि जो सेल्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे उनका लेवल गिर जाएगा, और वंस ये लेवल गिर जाएगा तो क्या शुरू हो जाएगी? अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग, जो कि बॉडी के अंदर भी और बाहर भी होगी। इसीलिए इस डिजीज का नाम ईबोला हेमरेजिक फीवर। ठीक जी, जनरल सिम्टम्स इसके बहुत सारे हैं, जनरल फ्लू जैसे सिम्टम्स हैं, बट इसका मेजर सिम्टम जो 20-21 दिन बाद दिखना शुरू होता है, दैट इज इट एडवर्सली इफेक्ट्स द इम्यून सिस्टम और हेमरेज कॉज करता है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ब्लीडिंग। क्यों? क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग सेल्स का नंबर बहुत रिड्यूस्ड हो गया है। अब सवाल आता है कि ईबोला हम तक कैसे पहुंच सकता है? पहुंच सकता है थ्रू द infected bodily fluids of an infected animal, जैसे monkeys, chimpanzees in fruit bat। ऐसे जानवरों का infected जानवरों का मीट खाने से भी ये वायरस ह्यूमंस तक आएगा, और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होगा। कहाँ स्प्रेड होगा? जो ह्यूमंस पहले से बहुत क्लोज कंटैक्ट में है विद अ ईबोला वायरस इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक जी, जो उनकी टेक केयर कर रहे हैं, या अगर किसी की डेथ हो गई है तो बरी कर रहे हैं। सो अगर क्लोज कॉन्टैक्ट है विद द इन्फेक्टेड पर्सन, सो इट विल ट्रैवल फ्रॉम वन ह्यूमन टू द अदर पर्सन। बट याद रखिए, ये ना पानी से, ना हवा से, और ना ही फूड से ट्रैवल करता है।
और जिस इंसान को सिम्टम्स नहीं है उनसे भी ये स्प्रेड नहीं हो सकता। सो आएगा फ्रॉम ह्यूमंस, फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस और फिर ह्यूमंस टू ह्यूमंस ट्रैवल करेगा। नॉट लाइक द नॉर्मल कोल्ड या नॉर्मल फ्लू की तरह नहीं, बट अगर क्लोज कंटैक्ट है विद द बॉडीली फ्लूइड्स। इबोला वायरस के 5 स्ट्रेन्स हैं, जिनमें से 4 ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करते हैं और बहुत ही फेटल हैं। अब प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं? प्रिवेंशन यही कर सकते हैं कि क्लोज कंटैक्ट ना रहे उस इंसान के साथ जो इबोला वायरस इन्फेक्टेड है, उसे अलग कर दिया जाए। ठीक जी। और ध्यान ये रख सकते हैं, इफ़ ट्रैवलिंग टू कंट्रीज़ लाइक अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका या वेस्टर्न अफ्रीका ट्रैवल करें तो इसकी वैक्सीन लेना भी ज़रूरी है। पर यहाँ पर ये भी बता दूँ कि वैक्सीन कोई बहुत ज़्यादा इसकी कारगर नहीं है। 2 वैक्सीन्स आर अवेलेबल जो कि सिर्फ इसके एक ज़ायर स्ट्रेन के अगेंस्ट काम कर पा रही हैं। सो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज़ टू डोंट हैव अ कॉन्टैक्ट विद एन इबोला वायरस इन्फेक्टेड पर्सन। ओके, सो ये इबोला वापस आ रहा है और अब WHO इसके ऊपर काफ़ी चिंतित है। ठीक जी। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। जैसा मैंने कहा कि जनरली इसके डायरिया वाले, फ्लू वाले सिम्टम्स होंगे, हाई फीवर, हेडेक, जॉइंट एंड मसल एक्स, सोर थ्रोट, वीकनेस, स्टमक पेन और मोमेंटरली डेवलप हो जाएगा ब्लडी डायरिया, रैश आने लग जाएंगे और फिर दिखेगा हेमरेज, इंटरनल एज वेल एज आउटसाइड द बॉडी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक जी। अब आ जाते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ पर, विच इज़ टाइफैक सेलिब्रेट्स 34th फाउंडेशन डे। नाउ टाइफैक टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, इसने 10 फरवरी को अपना 34th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। खास बात क्या थी इस टाइफैक में? इस टाइफैक में इंडिया को और आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की गई और इसी कोशिश के तहत 2 प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, जिनमें से एक है सक्षम श्रमिक शक्ति मंच, जो कि एक जॉब पोर्टल है। जैसा कि हमें पता है कोविड के दौरान बहुत सारे मजदूर जो हैं, लेबरर्स हैं, अब शहरों को छोड़कर अपने गाँव में गए। ठीक है जी। और बहुत सब ने अपनी काम गंवा दिए, नौकरियां गंवा दी। तो ये सक्षम श्रमिक शक्ति मंच पोर्टल क्या करेगा? ऐसे लेबरर्स को जॉब दिलवाने में हेल्प करेगा। विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्टर्स, कोई मिडलमैन नहीं रहेगा। तो सोचा ये जा रहा है कि प्लेसमेंट की जाएगी 10 लाख ब्लू कॉलर जॉब्स की। ठीक है जी। और फिर इसके साथ एक और इनिशिएटिव शुरू किया गया, दैट इज सीवीड मिशन फॉर कमर्शियल फार्मिंग ऑफ सीवीड्स। अब सीवीड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो, हमने पहले भी डिस्कस किया है बायोफ्यूल्स के बारे में। ठीक है जी। बायोफ्यूल्स कहाँ से ओरिजिनेट किए जा रहे हैं? द 3rd जनरेशन इज ऑफ बायोफ्यूल्स इज इन्वॉल्विंग दीज सीवीड्स। इन सीवीड्स से बायो एथेनॉल जनरेट किया जा रहा है और ये एक बहुत अच्छा फ्यूल है विच इज़ नॉन पॉल्यूटिंग। तो अब सीवीड मिशन लॉन्च किया गया जहाँ पर सीवीड कल्टीवेशन और बढ़ाई जाएगी। और याद रखिए, ये सीवीड्स कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स का भी सोर्स हैं और हमारे जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाएंगे। अब हमें सीवीड के लिए बाहर से डेवलप नहीं कराना पड़ेगा। सीवीड मिशन के तहत हम सीवीड कल्टीवेट करेंगे, उससे न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे एंड द बायोफ्यूल्स ऑल्सो। सो ये 2 इम्पॉर्टेंट मिशंस या 2 इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं बाय द टाइफैक। ठीक जी। अगली बात करते हैं हम एक बहुत ही छोटा प्रीलिम फैक्ट विच इज़ विज्ञान ज्योति प्रोग्राम। इसका 2nd फेज लॉन्च किया गया ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ऑन February 11th। सो बेसिकली ये क्या है विज्ञान ज्योति प्रोग्राम? ये है जेंडर डिस्पैरिटी इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दूर करने के लिए। यानी कि अब लड़कियों की, विमेन की पार्टिसिपेशन इन स्टेम बढ़ा दी जा रही है। अब तक 50 डिस्ट्रिक्ट्स में था, नाउ 50 मोर डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन एडेड थ्रू दिस 2nd फेज ऑफ दिस विज्ञान ज्योति प्रोग्राम। नाउ स्टेम मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, जो कि हमने यूके से अडॉप्ट किया है ये। और यहाँ पर हम जेंडर डिस्पैरिटी यानी कि फीमेल्स की पार्टिसिपेशन जो कम है इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और
इस प्रोग्राम के सेकेंड फेज में ध्यान दिया जा रहा है स्कूल लेवल पर। क्लास 9 टू क्लास 12 मेरिटोरियस गर्ल्स स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जा रहा है टू परस्यू द स्टेम इन रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री, और यहाँ उन्हें हेल्प दी जाएगी, हर तरह की संभव हेल्प, जिसमें इंक्लूड होगा द स्टूडेंट पेरेंट काउंसलिंग। उनके विजिट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे इनटू द लैब्स, नॉलेज सेंटर्स, एंड देन देयर विल बी साइंस कैंप्स। एकेडमिकली उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा ताकि आने वाले समय में विमेन का उतना ही भागीदारी हो जितनी आज मेल डोमिनेट करते हैं द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो एक बहुत ही अच्छी पहल जो कि सेकेंड फेज में शुरू किया गया। 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन इंक्लूडेड अंडर दिस विज्ञान ज्योति प्रोग्राम। सो इस हफ्ते साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना ही, फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।